तो गाइस मीटिंग हो गया है खत्म और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं यहाँ जर्मनी में किस प्रोफाइल में जॉब करती हूँ, मैंने कैसे जॉब खोजा था और मुझे कितना टाइम लगा था जॉब खोजने में और मुझे कितने दिन में वीजा मिल गया था। तो मैं वो सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है वेडनेसडे 6 मार्च और अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस। आज मैं थोड़ी लेट हो चुकी हूँ। यहाँ पे ऑफिस यूजली 9 बजे तक लोग आ जाते हैं, लेकिन मैं कभी बहुत हफ्ते में 1-2 दिन होता है जब मैं 9 बजे तक पहुँचती हूँ। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मैं 10 बजे के पहले पहुँच जाऊँ। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है सुबह उठना और ऑफिस जाना, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। उसके बाद भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 10 बजे के पहले पहुँच जाऊँ। और आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। आज हम एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं कंपनी के साथ, ड्रग कंपनी के साथ। हम वैक्सीन डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं एक वायरस के अगेंस्ट। तो आज डेडलाइन है, तो कल रात में मैं बहुत लेट तक काम कर रही थी, इसलिए आज सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाई। आई होप कि आज हम वो प्रोजेक्ट सबमिट कर पाए अच्छे से और हमें वो प्रोजेक्ट मिल जाए। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। जब मैं घर से निकली थी तब बारिश नहीं हो रही थी और यहाँ पे अचानक से बारिश होने लगी। तो यहाँ पे वेदर का बिल्कुल कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। यहाँ पर भी पुअर पीपल होते हैं और वो इस तरीके से पैसे मांगते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ तो कभी कभी यहाँ पे एक अंकल बैठे रहते हैं और वो चुपचाप से बैठे रहते हैं और शायद जर्मन में वहाँ पे लिखा रहता है कि उनको पैसे की ज़रूरत है, तो लोग वहाँ पे जाके उनको पैसे दे देते हैं। अब मैं पहुँच गई हूँ ऑफिस, तो चलते हैं, नया काम करते हैं और मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी बजने वाला है 5 और मैं जा रही हूँ ऑफिस से घर, क्योंकि आज मुझे एक कंपनी मीटिंग अटेंड करना है जो कि 6:30 है। तो मैं सोच रही थी घर से ही अटेंड करूँगी और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। आफ्टरनून में मैं काम के चलते आज खाना नहीं खा पाई, तो अभी जाके मैं खाना बनाऊँगी, खाऊँगी और घर से ही मीटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ घर और अभी 6:30 बजे मेरी मीटिंग है। तो मीटिंग के पहले मैं सोच रही हूँ डिनर कर लेती हूँ, तो कुछ जल्दी से चटपटा सा और जो जल्दी बन जाए वो मैं बनाती हूँ। तो चलो बनाते हैं फटाफट बन जाने वाला खाना। तो यहाँ पे मैंने स्टॉपवॉच लगा दिया है और मैं बना रही हूँ आज तहरी, जिसके लिए मैंने लिया है सोयाबीन बड़ी, प्याज और जितने भी मेरे पास वेजिटेबल्स है सबको मैंने चॉप करके काट लिया जल्दी से। और फिर यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कुकर और फिर यहाँ पे सब कुछ अच्छे से डाल के मैंने अच्छे से भूना और फिर सारी सब्जियों को भी मैंने डाला और फिर उसको भी अच्छे से भूना और दाल और चावल को मैंने अलग से भिगो के रखा था, उसको भी भून के फिर यहाँ पे जनरल मसाला डाल के यहाँ पे मैंने तहरी की तैयारी कर लिया और फिर उसके बाद चावल और दाल को मिक्स करके इसमें डाल दिया पानी। तो ये बनाना बहुत ही ईजी होता है और मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और तो गाइस 45 मिनट्स कंप्लीट होने वाला है और अभी तक खाना बन गया। आप देख सकते हैं वहाँ कुकर में चढ़ा हुआ है, लेकिन अभी तक वेसल नहीं आया। मैं वेट कर रही हूँ और अभी ऑलरेडी 6 बज चुके हैं और मेरी मीटिंग जो है वो 6:30 से है। तो आई डोंट नो कि मैं मीटिंग के पहले खा पाऊंगी कि नहीं खा पाऊंगी। तो फाइनली तहरी बन के हो गया है रेडी और देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और आई होप खाने में भी बहुत टेस्टी हो। हाँ, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता है ये मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो अब मैं इसको खाऊंगी और आई होप अच्छे से मीटिंग कर पाऊंगी ताकि। तो गाइज अभी 6:30 हुआ नहीं है और मैंने डिनर कर लिया है। डिनर बन चुका था और अब मैं रेडी हूँ, मीटिंग कर सकती हूँ। अदरवाइज़ खाली पेट तो पता नहीं मैं क्या ही मीटिंग करती। अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं कंसंट्रेशन के साथ मीटिंग कर सकती हूँ। और साथ में मैं बना ली हूँ ग्रीन टी, जो कि मैं मीटिंग के साथ पीऊँगी। तो अब मिलते हैं गाइस मीटिंग के बाद। तो फ्रेंड्स, मीटिंग हो गया है ख़त्म। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि मैं
किस जॉब प्रोफाइल में यहाँ जर्मनी में काम करती हूँ, मैं इंडिया से जर्मनी कैसे आई थी, मैंने जॉब कैसे खोजा था, वो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि जॉब के लिए ज़रूरी होते हैं और मुझे कितना टाइम लगा था। तो बिना स्किप करते हुए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप में से कोई पहली बार मेरे चैनल को देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसको थैंक यू बहुत सारा। तो मेरा जो जॉब प्रोफाइल है यहाँ पे वो एज अ बायोइन्फॉर्मेटिक इंजीनियर है, रिसर्चर है। तो जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स मीन्स बायोलॉजी प्लस इन्फॉर्मेटिक्स। तो मैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए प्रोग्रामिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना होता है टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और अभी रिसेंटली जो मैं काम कर रही हूँ वो ड्रग डिस्कवरी में कर रही हूँ। मैं एक वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन डिस्कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, तो मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। और स्टडी वाइज लाइक आफ्टर 10th मैंने ग्रेजुएशन किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एंड देन मैंने पीएचडी किया है। और ये जो तीनों था, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी, मेरा बायोइन्फॉर्मेटिक्स में था। एंड पीएचडी करने के बाद मैंने 1 साल रिसर्च किया है एज अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियर फ्रांस में। एंड ये मेरा दूसरा जॉब है एज अ पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो ड्रग डिस्कवरी रिलेटेड ही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये सब क्योंकि मैं जर्मनी में जॉब कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ वो सिर्फ जर्मनी के लिए है। नहीं, अगर आप में से भी कोई पीएचडी किया है और अभी बाहर अब्रॉड जॉब देख रहे हैं एज अ रिसर्चर, पोस्ट डॉक्टर रिसर्चर, तो ये कहीं किसी भी प्लेस के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि हम प्लेस स्पेसिफिक होके नहीं अप्लाई करते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट होता है कि हमें कहाँ पे जाना है, किस स्पेसिफिक एरिया में काम करना है। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा जो भी बाहर पोस्ट डॉक्टरेट खोज रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आफ्टर पीएचडी यू आर लुकिंग फॉर द पोस्ट डॉक्टरेट पोजीशन, तो सबसे पहले आप अपना खुद का इंटरेस्ट देखें कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। बिकॉज सिर्फ जॉब चाहिए और इसके लिए आपको जाना है कहीं पर भी, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए करेक्ट नहीं है। क्योंकि हमें रिसर्च करना होता है, रिसर्च में बहुत सारा पेपर पढ़ना होता है, लिटरेचर सर्वे करना होता है। अगर आपके इंटरेस्ट का काम नहीं होगा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस काम को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन करें कि आपका इंटरेस्ट क्या है एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना जॉब सर्च करें। क्योंकि अगर आपके इंटरेस्ट का काम होगा तो आप लॉन्ग टर्म के लिए और अपने हैप्पीनेस के लिए आप वो जॉब काम कर सकते हैं। और जब आपको ये पता है कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, देन फिर सेकेंड स्टेप ये है कि आपको अब्रॉड में जितने भी लैब है जो आपके इंटरेस्ट से काम करते हैं वहाँ आपको सर्च करना है, एक लिस्ट बनाना है वो सारे लैब का। एंड देन आप सिर्फ लिस्ट बनाने से हमारा जॉब कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ पे अब सेकंड स्टेप आ जाता है, लाइक आपका खुद का इंटरेस्ट आपको देखना है, देन आपको वो सारे लैब शॉर्ट लिस्ट करना है एंड आफ्टर दैट मेन काम स्टार्ट होता है कि अब क्या करें। तो इसके बाद जो आपको करना है वो मैं आपको 3 स्टेप में बताऊँगी। सबसे पहला तो आपको अपना CV बहुत अच्छे तरीके से बताना है, जिसमें आप अपने सारे वो इम्पॉर्टेंट स्किल मेंशन करेंगे। और अभी जो करंट टेम्पलेट होगा उसको देख के आप अपना CV अपडेट करें। और सेकंड जो है वो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कवर लेटर, कि आप कैसे अपना कवर लेटर बनाते हैं और कैसे आप अपने स्किल को उस कवर लेटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो एज अ रिसर्चर हमें जस्ट अपना CV नहीं अपलोड करना होता है, हमें कवर लेटर लिखना होता है। और आपको आपका कवर लेटर हर लैब के लिए डिफरेंटली लिखना पड़ता है। तो कवर लेटर लिखते समय आपको ये बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आप जहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं आपको अपना स्किल तो बताना ही है, साथ में आपको एक पैराग्राफ ये ज़रूर लिखना है कि आपका स्किल उनके लैब के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। आपका जो भी बैकग्राउंड हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पास्ट में वही रिसर्च करे हो, लेकिन आपका जो भी बैकग्राउंड हो, आप अपने स्किल को उस लैब के लिए, उस लैब में जो भी रिसर्च वर्क हो रहा है उसके लिए आपका स्किल कैसे बेनिफिशियल है, इसको आपको एक पैराग्राफ में लिखना ही है। ये है कि की पॉइंट किसी भी प्लेस में अप्लाई करने के लिए। जब आप कवर लेटर में उनको ये बताते हो कि आपका ये बैकग्राउंड है और आप इस
बैकग्राउंड और स्ट्रॉन्ग स्किल के थ्रू एक सुइटेबल कैंडिडेट हो उनके लैब के लिए और आप फर्दर उनके रिसर्च में हेल्प कर सकते हैं, तो वो इंटरेस्ट दिखाते हैं आपके प्रोफाइल के लिए। तो कवर लेटर में एक ये पैराग्राफ इंक्लूड करना आप बिल्कुल ना भूलें अगर आप पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और फिर उसके बाद क्योंकि कवर लेटर 1 पेज का होता है तो ये थोड़ा लेंदी होता है पढ़ने के लिए, इसीलिए आप बहुत क्रिस्प टाइप में सेंटेंस में लिखिएगा कि आप कैसे उनके लिए बेनिफिशियल हैं। एंड देन ईमेल बॉडी, ईमेल में वो जो 1 और 2 लाइन होता है वो आप ज़रूर मेंशन करें कि हाउ यू आर क्वालिफाइंग फॉर दिस पोजीशन। जब ये सब हो जाए, कवर लेटर हो जाए, मेल हो जाए, और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं उनके लैब के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले क्या था कि मैं एप्लीकेशन भेजती थी, मेरे पास कॉल आता था इंटरव्यू के लिए एंड मुझे लगता था कि क्योंकि जहाँ से भी मुझे कॉल आ रहा है उनका बैकग्राउंड वो सिमिलर रिसर्च वर्क नहीं करते, उनका डिफरेंट रिसर्च वर्क होता है, लेकिन क्योंकि हम रिसर्च करते हैं तो हम उसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो मैं वर्बली बस इंटरव्यू जो भी वो क्वेश्चन पूछते थे एंड देन मैं उनका आंसर करती थी, लेकिन तब मुझे लगता था कि कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि जो हम वर्बली इंटरव्यू करते हैं उससे अच्छा है कि विजुअलाइजेशन ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर मैंने क्या किया था कि मैंने जस्ट 2 to 3 स्लाइड का अपना एक प्रेजेंटेशन बनाया था जो कि मैंने रिसर्च किया है, जो मुझे लगता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है जो कि किसी भी लैब के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था और जब भी मेरा इंटरव्यू कॉल आता था तो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर राउंड के बाद मैं उनसे पूछती थी कि मैं अपना काम आपको प्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो मैं फिर उनको अपना जब प्रेजेंटेशन के फॉर्म में अपना काम प्रेजेंट करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है एज़ कम्पेयर टू कि हम सिर्फ वर्बली उनको एक समझा रहे हैं, क्योंकि देख के वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं आपके रिसर्च को। तो अगर आप भी इस फील्ड में हैं और अपने काम को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो इंटरव्यू में आप अपना एक 2-3 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बना लें और इंटरव्यू में आप उसको शो कर सकते हैं। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। मैंने ज़्यादा इंटरव्यू तो नहीं दिया है, मैंने ज़्यादा प्लेस में अप्लाई नहीं किया था, मैंने 7 प्लेस में अप्लाई किया था एंड मेरा 4 प्लेस से रिटर्न इंटरव्यू के लिए कॉल आया था और मेरा 2 प्लेस में सिलेक्शन हुआ। तो फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप फ्यूचर अपना देख के कि आप जहाँ पर सुटेबल हैं फ्यूचर के लिए, आपके लिए जो बेनिफिशियल हो वो सब कंसिडर करके आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी पोस्ट डॉक्टरेट के लिए बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, रिसर्च करने जाना चाहते हैं, और मेरे सिलेक्शन के बाद जब मेरे पास ऑफर लेटर आ गया था उसके बाद मुझे बस ज़्यादा टाइम नहीं लगा था वीज़ा मिलने के लिए। जो मैं मुंबई से अप्लाई करी थी तो मुंबई में अपॉइंटमेंट डेट ही मुझे 2 महीने बाद मिला था, इसलिए मुझे डिले हो गया यहाँ आने के लिए। और जब मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट था विदिन अ वीक मुझे मेरा वीज़ा मिल गया था। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम होता है जब आप लैब सर्च करते हैं एंड उनको कवर लेटर लिखते हैं और जब आपका सिलेक्शन होता है और जब आपके पास ऑफर लेटर आता है, ये जो टाइम होता है यही टाइम कंज्यूमिंग पीरियड होता है। ये मैक्सिमम 3 to 4 मंथ आपको लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे जगह आपको अप्लाई करना पड़ता है एंड देन वीज़ा मिलना इज़ द डिफरेंट फेज। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। तो मुझे तो जर्मनी के लिए विदिन अ वीक वीज़ा मिल गया था। तो इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो, और आप में से कोई भी अगर रिसर्च में है और उनको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ जल्दी। बाय बाय।